हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज आपके ये जो एमसीक्यू हैं जो बुक में दे रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि एक से आपके बहुत सारे वो बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या है, ओपन लूप और क्लोज्ड लूप में मुख्य अंतर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ओपन लूप और क्लोज्ड लूप को समझने के लिए आपको यह क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको यही समझना है कि ओपन लूप और क्लोज्ड लूप होते क्या हैं। तो ठीक है, मतलब ओपन लूप मतलब खुला लूप प्रणाली। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम भी। तो आपके इसमें ओपन लूप को नॉन फीडबैक कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको क्लोज्ड लूप को फीडबैक सिस्टम भी बोलते हैं। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आंसर इसका फीडबैक है, डी, क्योंकि उसमें फीडबैक सिस्टम बोलते हैं दूसरा नाम, और ओपन लूप को नॉन फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर आपका डी है। ठीक है, मतलब क्लोज लूप सिस्टम में एबिलिटी होती है अपने आप को खुद सही करने की, सेल्फ करेक्ट, लेकिन ओपन लूप सिस्टम के पास ये नहीं होती। ठीक है, क्या होता है इसमें ओपन लूप सिस्टम में एक इनपुट सिग्नल होता है। ठीक है, जिसे मतलब हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इनपुट, और उसको एम्पलीफायर के माध्यम से क्या करते हैं, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देता है एम्पलीफायर कोई भी, उसे कंट्रोल सिस्टम पे, अपने एक सिस्टम पे, ठीक है, या कंट्रोलर पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक, और फिर आपकी एक आउटपुट निकल आती है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, कंट्रोल्ड आउटपुट। ठीक है, समझ में आया ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, एक इनपुट सिस्टम दिया, एम्पलीफाई हुआ, कंट्रोलर को गया, फिर आपकी आउटपुट मिल गई। ठीक है, अब क्या होता है इस प्रकार के सिस्टम में जो इनपुट होती है वो आपकी जो कंट्रोल आउटपुट है उसके द्वारा चेंज नहीं होती, मतलब उससे द्वारा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो इनपुट होती है वो हम और आपके द्वारा ही फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो मतलब जो सिस्टम ये सिंपल भी है लेकिन बहुत इनएक्यूरेट होता है ये आपका ओपन लूप सिस्टम। अब जैसे एग्जांपल दूं मैं ओपन लूप सिस्टम के आपके, तो क्या है, जैसे आपका ये मैनुअली ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल क्या है, उसके ऑपरेटिंग टाइम आउटपुट के, तो इसे क्या करते हैं हम लोग सेट कर देते हैं खुद ही, और निश्चित बाद अब एक मशीन आपकी खुद से बंद हो जाती है। ठीक है, चाहे मतलब उसको ये नहीं पता कि कपड़े साफ़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन वो एक टाइम फिक्स कर दिया आपने, वो अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे टाइमर होता है ट्रैफिक लाइट सिस्टम पे, वो भी 3 रंग की लैंप होती हैं, लाल, हरा और पीला। ठीक है, तो लैंपों को एक क्रम में निर्धारित समय के लिए ऑन किया जाता है, फिर टाइम फिक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब कभी इसी रूट की खुल गई, कभी उस रूट की खुल गई। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जो लैंपें हैं कि ऑन होने का समय फीडबैक के अभाव में ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो मतलब जो फिक्स कर दिया गया वो फिक्स ही रहेगा, वो ऑटोमेटिक चेंज कर दे कि मान लो उधर ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ की खोल दे, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। तो यही सारे आपके क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे अगर मैं एडवांटेज की बात करूं इसके, तो आपका क्या हो गया, सिंपल हो गया, और ये चीप भी हो गया आपका, मतलब मेंटेनेंस में आसानी भी है इसके, और मतलब विश्वसनीय नहीं होते ये, मतलब फिक्स कर दिया तो ये फिक्स कर जाते हैं। और इनकी लिमिटेशंस कहाँ है, ये थोड़े हल्के स्लो होते हैं। ठीक है, और इनका जो ह्यूमन जजमेंट हुई, मतलब हम तुम पे ही फ़र्क पड़ेगा, और क्या हो, मतलब ये एटमॉस्फेयर और हीट से भी चेंज हो जाते हैं। ठीक, और इसकी एक लिमिटेशंस और है, वेरिएबल को इनके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत कम, ना के बराबर वेरिएबल को हम इनके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो आप, क्लोज लूप सिस्टम मतलब बंद लूप प्रणाली क्या होती है आपकी।
क्लोज लूप सिस्टम होता है आपका इन सिस्टम में जो आउटपुट सिग्नल का जो कंट्रोल एक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, मतलब आउटपुट जो निकल के आई उसको फीडबैक के द्वारा जोड़ा जाता है इनपुट से। जैसे पहले आपका ओपन लूप में क्या होता था, इनपुट है, जैसे देखो आपका ओपन लूप में क्या था, एक इनपुट गई, फिर उसके बाद ये मान लो एम्पलीफायर लगा एक, ठीक है, और फिर इसके बाद ये क्या लगा, कंट्रोलर लगा, ठीक है, इसके बाद आपकी आउटपुट निकल गई है, ये आपकी इनपुट और ये आपकी आउटपुट, ये क्या लगा, कंट्रोलर, और ये क्या लगा आपका एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब ये इनपुट आउटपुट फ़र्क नहीं कर रही, लेकिन आपका जो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे एक फीडबैक लगा होगा आपका ऐसे करके, तो ये आउटपुट से इसका इनपुट पे फ़र्क पड़ता है, मतलब ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं हम जो आपका इन सिस्टम में आउटपुट सिग्नल का जो कंट्रोल एक्शन पे डायरेक्ट प्रभाव होता है, ठीक है, वो इसलिए आउटपुट सिग्नल किसी न किसी रूप में एक्चुएटिंग सिग्नल पे भी असर डालता है। अब जो कंट्रोलर को ड्राइव करने वाला जो आपका एक्चुएटिंग सिग्नल है वो एक प्रकार से आपका इनपुट वेरिएबल या फिर उसे बोलें कंट्रोल वेरिएबल आउटपुट की तुलना में ही आपको प्राप्त होगा। ये देखो कनेक्ट है ना फीडबैक से, ये आपका फीडबैक से इनपुट आउटपुट क्लोज लूप में, ठीक है। तो आपका जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है उसको एरर सिग्नल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये फीडबैक सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का ही फंक्शन होता है। इस एरर सिग्नल को कंट्रोलर को फीड किया जाता है जो कि आउटपुट को एडजस्ट करता है, ठीक है, और आउटपुट के हिसाब जब जाएगा वापस तो आपकी एरर हो जाएगी शून्य। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम, तो हीटिंग सिस्टम में क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट, तो वो क्या बर्नर को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, ज़्यादा ना हो कम ना हो, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स का कंट्रोल है सारा, ठीक है। और जैसे आपकी मोटर्स हैं, मशीन, टेम्परेचर, इन सब का कंट्रोल क्या है आपका क्लोज्ड लूप सिस्टम। समझ में आया आपको क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब इसके कंपोनेंट क्या है, एक तो होती है प्रोसेस, ठीक है, और एक आपका होता है इसमें सेंसर, और तीसरा होता है एरर डिटेक्टर। और इसकी आपकी एडवांटेज क्या है, ये फास्ट भी होता है, और आपका ये जैसे रिमोट एरिया में जैसे केमिकल प्लांट रहे, आपके न्यूक्लियर प्लांट रहे इत्यादि में ये विश्वसनीय होता है, ठीक है। और मतलब एक साथ कई सारे वेरिएबल को एक साथ कंट्रोल करने में सक्षम भी है और एक्यूरेटिव भी है। और इसकी थोड़ी वो अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो क्या है, डिसएडवांटेज इसकी यही है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना, अच्छे से नोट करते जाना, चाहे आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाएं, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लें तभी आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। अब SCR तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, SCR में टर्मिनल की संख्या होती है, बताओ अब आप। SCR तो मैंने पढ़ाया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आप सभी को, है कि नहीं। तो क्या होता है, ये 4 लेयर वाली आपकी युक्ति है कि बताया था 4 लेयर की युक्ति है, मतलब ये वाला आपका सही है। SCR जो है आपकी 4 लेयर वाली युक्ति है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नहीं टर्मिनल की संख्या पूछ रहा है यहाँ, लेयर की नहीं, सही है, मैं लेयर बताने लगा आपको। SCR जो है आपकी 3 टर्मिनल वाली तो है, 3 टर्मिनल इसके एनोड, कैथोड एंड गेट हो गए। कैसा होता है इसका सिंबल, दिखाऊँ आपको अगर बन सके। देखो इसके 3 आपके टर्मिनल की बात हो रही है ना, तो मान लो ये आपका ये है, मान लो, ठीक है।
ये मान लो इधर से आ रहा, थोड़ा रफली बनेगा लेकिन समझ लो। ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। ये आपका क्या हो गया, कैथोड। इसमें छुप जाएगा। ये ऊपर एनोड, नीचे कैथोड, और गेट यहाँ से आपका ऐसे करके निकलता है। ये गेट 3 टर्मिनल होते हैं इसके, ठीक है, याद रहेगा। तो 3 टर्मिनल इसके होते हैं। तो क्या, और इसमें 4 लेयर होती हैं, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, ये 3 टर्मिनल होते हैं इसके, और इसमें 4 लेयर होती हैं। कौन सी होती हैं, पी एन, ठीक है, पी एन होती हैं। तो मतलब गेट को कहाँ रखते हैं, कैथोड के पास वाले पी लेयर के लिए, और तथा इस गेट पर हम क्या देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देके उसे ट्रिगर किया जा सकता है। तो और एचसीआर में आपके जंक्शन कितने होते हैं, तो जंक्शन आपके एचसीआर में क्वेश्चन बन सकता है आपका। एचसीआर में आपके 3 जंक्शन होते हैं, ठीक है, J1, J2 और J3। ठीक, अब इसमें रिवर्स वाइज कंडीशन में क्या होता था, एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज दी जाती थी, जिससे क्या होता था, आपका J1 और J3 रिवर्स वाइज हो जाते थे, और J2 आपका फॉरवर्ड वाइज हो जाता था। अब जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो J1 व J3 ब्रेक डाउन हो जाता था, तो जिससे आपका क्या होता था, एचसीआर में धारा का प्रवाह होने लगता था। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, इसे एचसीआर का रिवर्स कंडक्शन स्टेट कहा जाता था। ठीक, और दूसरा इसका क्या था, अगर एचसीआर का एनोड कैथोड के सापेक्ष अगर पॉजिटिव है तो J1 J3 आपके क्या हो जाते थे, फॉरवर्ड बायस हो जाते थे, जबकि आपका J2 रिवर्स बायस हो जाता था। अब J2 के रिवर्स बायस होने के कारण एचसीआर में ही कोई धारा प्रवाहित नहीं होती थी, बस क्या होता था, केवल लीकेज करंट प्रवाहित होती थी। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या बोलते थे हम, एचसीआर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, अगर वोल्टेज को अधिक कर दिया जाए तो जंक्शन J2 में ब्रेक डाउन होने के कारण एचसीआर में बहुत तेज़ी से धारा प्रवाहित हो जाएगी, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। फिर क्या बोलते हैं एचसीआर का, इसको फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके और बने, रिवर्स कंडक्शन स्टेट और फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। ठीक है, और मतलब और एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका एचसीआर पे, जिस वोल्टेज पर ये ब्रेक डाउन होता है उसे एचसीआर की क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो समझ में आ गया ये आपको। ठीक, अब ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे की बात करते हैं, डायक में टर्मिनल की संख्या होती है। अब बताओ डायक में कितने टर्मिनल की संख्या होती है। अच्छा, डायक में मान लो अगर यहाँ बनाऊँ रफली, तो मतलब ऐसे देखो, ऐसे उसके ऐसे 2 लगे रहते थे ये, ठीक है, एक ये टर्मिनल था, एक ये टर्मिनल था। ये आपका क्या था, MT1, और ये क्या था आपका MT2। तो कितने टर्मिनल हुए डायोड के, वो डायक के आपके, बताओ आप। अब तो मैंने बना दिया सामने। इसमें 2 टर्मिनल हुए, आंसर आपका ये 2 टर्मिनल हो जाएगा, MT1 और MT2। ठीक है, अब डायक, अब टर्मिनल तो आपको मैंने बना दिए, और कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती कि डायक की, अगर मैं ये हटाऊँ, मिटा दूँ, कैरेक्टरिस्टिक उसकी डायक की ऐसी रहती थी कुछ, मतलब ये जा रही है, ये ऐसे, और ये मतलब ऐसे, ये मिले हुई हैं दोनों लाइनें। ठीक है, ये इधर आपकी कंडक्शन स्टेट हो गई, ये कंडक्शन स्टेट हो गई, है ना। तो डायक का क्या काम रहता था, मतलब डायक बहुत इम्पोर्टेंट इसका
वो है सदस्य, मेंबर। और ट्रिगर होने के बाद ये दोनों दिशाओं में चालन कर सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल डिवाइस भी बोलते हैं। याद रखना है, इसमें पूछ सकते हैं यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कौन सी होती है। सबसे पहले तो ये निशान लगा हुआ, ये 2 टर्मिनल होते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो क्या होता था इसमें, ऐसे कुछ होता था। देखो ये इधर बना दे रहा हूँ मैं, ये डाया, मैं सारे क्वेश्चन कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। P1 N2, ये आपका P1, ये N और ये आपका P, ठीक है। ये आपका इधर क्या हो जाएगा N1 और ये आपका नीचे इधर साइड हो जाएगा N3। ये आपके टर्मिनल ऐसे होते थे। ये आपका ये इधर हो जाएगा N, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, N1 हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, N3, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा वर्किंग समझ लो। मतलब ये डायोड को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव हाइप साइकिल में भी ट्रिगर किया जा सकता है, ठीक है। और इसके मैंने बताए थे क्वाड्रेंट के हिसाब से बताए थे, पॉजिटिव हाइप साइकिल कहाँ हो रही थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज थी आपकी, ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज की स्थिति में केवल लीकेज करंट आपका फ्लो होता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इस डिवाइस को, ब्लॉकिंग स्टेट। वो जो कंडीशन होती है उस स्थिति को इस डिवाइस की क्या बोल देते हैं, ब्लॉकिंग स्टेट भी बोल देते हैं। अब जब ब्रेक ओवर आपकी जो वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर ये चालन अवस्था में आता है, ठीक है। और चालन अवस्था में इसके जो अभिलक्षण होते हैं वो निगेटिव रेजिस्टेंस शो करते हैं, अर्थात डिवाइस में करंट बढ़ता है जबकि वोल्टेज आपकी घटती है। ये पॉजिटिव या निगेटिव हाइप साइकिल की बात हो रही थी। अब प्योर एकदम निगेटिव हाइप साइकिल की बात करें तो जो जंक्शन पर डोपिंग का जो लेवल होता है वो सेम होता है आपका। तो वो कहाँ मिलते हैं आपको, फर्स्ट तथा थर्ड क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब जब जैसे डिवाइस मान लो चालन अवस्था में आ गई तो बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो इस धारा को सीमित करने क्या यूज करेंगे, एक आपने प्रतिरोध का यूज करेंगे। अब एप्लीकेशन अगर बात करूँ मैं तो आपकी ये लगभग आपकी जो वोल्टेज है 2 टर्मिनल के बीच या जिस पे ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है वो आपकी सामान्यतः लगभग कितनी होती है, 30 वोल्ट की होती है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, इनको मुख्यतः आपकी ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ना, ट्राइक की। अब ट्राइक का ये अगला क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है ट्राइक, ये मिटा दूँ पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम ट्राइक की। तो ट्राइक में टर्मिनल की संख्या होती है, अब बताओ ट्राइक में कितनी होती है टर्मिनल की संख्या। ट्राइक में आपके जो टर्मिनल की संख्या है वो 3 होती है, ठीक है। इसका कैसा सिंबल होता था, 3 पे लगाया है ये बी, देख लो ये 3 पे है, सही है। इसका कैसा सिग्नल होता था आपका MT1, वो इसका आपका सिंबल कैसा होता था, वैसे ही होता था, मतलब ये कनेक्टेड है, इधर उल्टा ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये इधर ये इधर, ये M1 MT2 हो गए और इधर से आपका क्या निकल जाता था, ये आपका गेट टर्मिनल। कितने हो गए, एक ये वाला, दो ये वाला और तीसरा ये वाला। तो आपको कितने हो गए, 3 टर्मिनल हो गए। आई बात समझ में।
ठीक है। अब ये जो तीन आपके जो टर्मिनल है आप पूछ लिया, अब इसमें आप बताओ ये बाई डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल है, क्या है ट्रैक आपकी? तो ट्रैक भी आपकी क्या है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है। और इसको मतलब क्या पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव गेट सिग्नल से ट्रिगर किया जा सकता है। गेट सिग्नल तभी तो होता है ना वो ट्रिगर, मैंने देखा था सप्लाई, आपको बताया था वर्किंग में, ठीक है। मतलब ट्राइक आपका जो है दो SCR का एंटी पैरेलल कनेक्शन है, क्या बात करूँ, ये आपका इन्वर्स कनेक्शन है। तो ये मतलब क्या होता है, कॉमन गेट भी के साथ भी इसे मान सकते हैं। तो अच्छा अब ये बताओ आप, तीन टर्मिनल हो गए पर इसमें लेयर कितनी होती हैं, 4 लेयर वाली युक्ति होती है, कौन सी आपकी, वही NP 4 हो गई, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक आपकी तीनों की अलग अलग निकल के आएगी। ये भी मतलब अगर एप्लीकेशन की बात करें इसके, तो आपकी ये मोटर स्पीड रेगुलेशन में काम आता है, टेम्परेचर कंट्रोल में काम आता है, इल्यूमिनेशन कंट्रोल में काम आता है, फेस कंट्रोल में काम आता है, लिक्विड लेवल कंट्रोल में काम आता है, और पावर सर्किट में भी काम आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ट्रायक? अब चलो, अब नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके यहाँ 4 तक ट्राइक तक हो गए हैं क्वेश्चन, डिस्कस अच्छे से करूँगा मैं। इनमें से और भी क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं वो भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे चौथे के आगे से क्वेश्चन देखते हैं, वो भी देखते हैं। ओके, ठीक।